हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। चैप्टर 8 में हमने फर्स्ट सेशन पे जाना कि रिकरेंस रिलेशन क्या है, उसके बेसिक टाइप्स क्या हैं, जर्नल फॉर्म क्या है और फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री से क्या मुराद है। तो वो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन पर हम कुछ एडिशनल चीज़ों यानी 8.1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन क्या हो सकता है। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादू हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेस की वीडियो मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग faduhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ आप सीख सकें। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं 8.1 एप्लीकेशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन का। तो एज वी हैव सीन कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है और इस फॉर्म को बनाने के बिहाफ पर हम किस तरह से नेक्स्ट टर्म पर को फाइंड कर सकते हैं और उस बिहाफ पर हम एक सीक्वेंस जनरेट कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन पे फाइबोनाची नंबर्स है और उस फाइबोनाची नंबर्स को हम रैबिट्स के एक प्रॉब्लम से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। द एग्जांपल सेज अ यंग पेयर ऑफ द रैबिट्स, वन ऑफ द ईच जेंडर इज प्लेस्ड ऑन एन आइलैंड। अ पेयर ऑफ द रैबिट्स डजंट ब्रीड until they are 2 months old। यानी एक आइलैंड पर एक पेयर ऑफ रैबिट्स मौजूद है, मेल एंड फीमेल का। 2 महीने के बाद जो है वो रेडी हो जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए चिल्ड्रन को। आफ्टर दे आर 2 months old each pair rabbits produce another pairs of the each month। यानी 2 months के बाद जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगा एक पेयर को। फाइंड अ रिकरेंस रिलेशन, हमें रिकरेंस रिलेशन बताना है फॉर द नंबर्स ऑफ द पेयर रैबिट्स ऑन द आइलैंड आफ्टर nth month। nth month के बाद जो नंबर्स ऑफ द पेयर्स होंगे रिकरेंस रिलेशन के ब्याह पर वो क्या होंगे, अज्यूमिंग दैट द रैबिट नेवर डाई, यानी रैबिट्स जो है उनमें से कोई भी मर नहीं रहे। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना होगा कि रैबिट्स की ये जो पॉपुलेशन है वो फाइबोनाची नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ट्री के ब्याह पर इससे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इमेज पर आएंगे। ये मैंने एक रैबिट के पेयर्स को सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले ये मंथ 1 है। इस मंथ 1 के बाद जब मंथ 2 पर पहुँचते हैं तो वही पेयर्स यहाँ पर रेडी हो चुका है ब्रीड करने के लिए। जब इसने ब्रीड किया तो 2 months के बाद ये ब्रीड करने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हमें 3rd month के अंदर वही रैबिट्स दोनों मिलेंगे जो इनिशियल हैं और साथ ही साथ एक पेयर मिलेगा जिसे मैं यहाँ पर B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच मीन बेबी। ठीक है, ये मंथ किस में मौजूद था मैं 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब क्योंकि ये ओरिजिनल पेयर है, ये ओरिजिनल पेयर जब नेक्स्ट मंथ में जाएगा, क्योंकि अब इसे मज़ीद 2 months यहाँ पर हो चुके हैं, तो इस बिहाफ पर ये यहाँ पर ओरिजिनल पेयर बनाएगा और साथ ही साथ इसको भी मज़ीद जो है वो एक बेबी प्रोड्यूस कर पाएगा, ये यानी एक पेयर प्रोड्यूस कर पाएगा। और ये जो ओरिजिनली बेबी है ये अब नेक्स्ट मंथ पे आ चुका है, यानी इसे भी अब 2 month हो चुके हैं। तो अब 4th month में हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब जब इस क्वांटिटी को हम देखेंगे यहाँ पर तो ये दोबारा से ओरिजिनल पेयर आएगा और ओरिजिनल पेयर के बिहाफ पर इसके एक और पेयर बन जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये जो बेबी है ये वो ओरिजिनली 1 month का है। तो नेक्स्ट मंथ में इसकी जो एज होगी वो 2 month की होगी, लेकिन ये जहाँ पर जो बेबी मौजूद है इसे 2 month हो चुके हैं, लिहाजा ये एक मज़ीद पेयर जनरेट करेगा। तो मैं इसे अब बना रहा हूँ ओरिजिनल पेयर, ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद ये इसका अपना बेबी हो जाएगा जो इसने जनरेट किया और ये है मंथ 5। तो ये ट्री बनाने का मकसद ये था कि इस तरह से हमें ये समझ में आ रहा है कि फाइबोनाची नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो ट्री वाइज अंडरस्टैंडिंग हुई। इसी ट्री वाइज को यहाँ पर एक टेबल फॉर्म पर बुक पर रिप्रेजेंट किया गया था जो पेयर ऑफ रैबिट्स के साथ है। 1st month, 2nd, 3rd, 4th, 5th सो ऑन, इस तरह से इनकी क्वांटिटी दिखाई जा रही है जिस तरह से हमने ट्री पे देखी। अगर आप इस टेबल को देखें तो मंथ 1, ठीक है, क्वांटिटी, मंथ 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिखाई गई है। 1 and 2 पे हमारे पास जो रिप्रोड्यूसिंग थे वो कोई भी नहीं था। अगर आप देखें यहाँ पे कोई रिप्रोड्यूस नहीं हो पाया तो 0 मौजूद है। 3rd में हमने एक पेयर प्रोड्यूस किया। 2nd पे 4th पे जब आप गए वहाँ पर भी हमारे पास एक ही रिप्रोड्यूसिंग पेयर था, लेकिन जैसे हम 5th पे पहुँचे थे तो हमारे पास 2 रिप्रोड्यूसिंग पेयर आ चुके थे। ठीक है, और उसी तरह से सो ऑन जब हम चलते रहेंगे ये पेयर बढ़ते रहेगी। यंग पेयर्स की क्वांटिटी लिखी हुई है 1, 1, 1, 2। ठीक है, यानी यंग पेयर से मुराद ये कि जो ब्रीड के लिए रेडी हो चुके थे। अब अगर हम इसको टोटल करें और टोटल के बिहाफ पर हम देखेंगे कि फाइबोनाची नंबर्स को कैसे फॉलो कर रहा था। देखिए, ओरिजिनली 1 पेयर, 2nd month पे भी 1, लेकिन 3rd पे जाके क्वांटिटी उसकी 3 हो गई थी। यहाँ पे 3 हुई थी ना, तो 3 किस तरह से हुई थी, हमने देखा कि ये 2 + 1 हो गया। ठीक है, 1 + 1 2 हो गए।
तो ये यहाँ पर देखें 1 + 1 2 हो गए 3 मंथ। फिर जब यहाँ पर पहुँचे तो इसकी क्वांटिटी 3 हो गई, ये रहा 1 2 3, ये देखें यहाँ पर 3 हो गए। फिर उसके आगे जब हम गए तो ये 5 हो गया, और 5 के आगे गए तो 8। और अगर आप बैकवर्ड रीड करें तो ये 8 जो है वो इन दोनों का सम अप है, ये 5 इन दोनों का सम अप है, और ये 2 इन दोनों का सम अप है। तो दैट इज शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइबोनाची नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। अब हमें रिकरेंस रिलेशन की तरफ जाना है कि हम इसको रिकरेंस रिलेशन पे किस तरह से देख रहे हैं। सो द सोल्यूशन सेज ऑल द फॉर्मेट, ये तो वही फॉर्मेट्स है जो अभी हमने मैंने इमेज पे सारी चीज़ें बता दी। हम डायरेक्टली जंप करते हैं कि फाइबोनाची को ये किस तरह से रिप्रेजेंट करा है। देखें, जब हमने फर्स्ट मंथ देखा तो वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पेयर की क्वांटिटी 1 थी, और सेकंड मंथ पे भी हमारे नंबर ऑफ जो पेयर्स की क्वांटिटी थी वो 1 थी। लेकिन जब मैं थर्ड के लिए मंथ पे जा रहा हूँ तो प्रीवियस वाले 2 का सम था फाइबोनाची। तो बिहाफ ऑफ दिस क्या मैं रिकरेंस रिलेशन इस तरह से कह सकता हूँ, द एफ ऑफ n इज इक्वल टू n-1 प्लस fn-2। n-1 का मतलब है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उससे एक पीछे, और n-2 का मतलब है कि उससे 2 टाइम पीछे जाना है मुझे और उसकी वैल्यू लेनी। यानी अगर मैं 3 पे हूँ तो 1 1 1, यानी इसका मतलब ये हो 1 1 1 2 के बराबर हो गया, एंड सो फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विद द इनिशियल कंडीशन, यानी अगर n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है तो हमें इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे जाना है। सो दिस shows that the number of the pairs of the rabbits on the island after nth month is giving the nth Fibonacci numbers, and this shows the next term. Hopefully you understand कि हमने यहाँ पर rabbits problem को कैसे understand किया Fibonacci के behalf पर, और किस तरह से वो each pairs produced हो रहे हैं और उसके behalf पर हम उसे Fibonacci sequence पर represent कर पा रहे हैं। Okay, the next one, Tower of Hanai. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम डेटा स्ट्रक्चर, स्पेशली जब स्टैक पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके रूल को समझते हैं और फिर उसके जनरलाइज फॉर्म की तरफ जाएंगे। द रूल सेज यू आर अलाउड टू मूव द डिस्क वन एट अ टाइम फ्रॉम वन पेग टू अनदर एज लॉन्ग एज द लार्जर डिस्क इज नेवर प्लेस्ड ऑन द स्मॉल। यानी आपको एक डिस्क को दूसरे पेग पर मूव करना है, और साथ ही साथ आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो लार्जर प्लेस है वो स्मॉलर के स्मॉलर के ऊपर ना आ रही हो, यानी लार्जर नीचे रहेगा, स्मॉलर उसके ऊपर ही रहेगा। गोल ये है हमारा कि यूजिंग अलाउएबल मूव्स, यानी जो भी अलाउ किया गया कितने मूव्स आप कर सकते हैं, एंड अप विथ ऑल द डिस्क ऑन द सेकंड पेग, यानी यहाँ पर जो पेग 1 पर हम मौजूद हैं ये तमाम प्लेस यहाँ पर होनी चाहिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे जो यहाँ पर फॉर्मेट डिस्क का मौजूद है, ठीक है। इन ऑर्डर टू साइज विथ लार्जेस्ट ऑन द बॉटम, यानी जो लार्जेस्ट है वो यहाँ पर बॉटम पर होना चाहिए, और इसी बेहाफ पर सारी जो डिस्क है वो इसके ऊपर आएगी। अब अगर हम इससे रिकरेंस रिलेशन के बिहाफ पर देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डिस्क को इस पेग 2 पर लाना है। लेकिन लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस एक डिस्क को पहले हमें इस P2 पे ले जाना होगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं P2 पे लेके जाऊंगा तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, ये सबसे पहले इसकी मूवमेंट तो n-1 की होगी। जब मैं इस छोटे डिस्क को लेके जाऊंगा तो ये नीचे आएगा, इस तरह से सारे डिस्क को लेके जाऊंगा लार्ज के अलावा। तो अगर मैं इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखूँ तो क्या मैं असेंडिंग कह सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, लार्जर नीचे आ जाएगा। जब ये लार्जर नीचे आ जाएगा, स्मॉलर नीचे आ जाएगा तो लार्जर ऊपर होगा। उसके बाद इस स्मॉलर लार्जर क्वांटिटी को मैं इस पेग 2 में लाऊंगा तो ये इसकी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, और ये बिल्कुल इसी तरह उससे लग जाएगा। यानी जब मैंने पहले मूव किया तो इसकी क्वांटिटी 1 हो गई, और जब मैं सेकंड टाइम इसे मूव कर रहा हूँ तो इसकी क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तो बिहाफ ऑफ दिस जब मैंने इनिशियल कंडीशन देखी अपने डिस्क हनॉय की, तो h की मूवमेंट हो गई h1 की 1 के बराबर। और जब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, जैसे मैं r पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दैट विल शो द 2h(n-1) और +1 का आ जाएगा क्योंकि उसके बाद एक वैल्यू से ऐड करनी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर लिखी है ये रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी रिकरेंस रिलेशन की, लेकिन इट इज़ नॉट बेस्ट फिट हेयर, क्योंकि हमें कोई ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं मिल पा रही है जिसके बिहाफ पर हम एक स्पेसिफिक मूव बता सकें कि बेस्ड ऑन द रिकरेंस रिलेशन इस तरह के क्वांटिटीज़ पर जिसमें डिस्क की क्वांटिटी इतनी हो, हमें इतनी मूवमेंट करने की ज़रूरत होगी कि जब हम पैक 1 से उसे पैक 2 पर सेम ऑर्डर पे लाकर प्लेस कर सकें। तो बेस्ड ऑन दिस हमें कुछ प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, सेम इस 2h(n-1 + 1) के बिहाफ पर लेकर चलेंगे और हम इसे प्रूव करेंगे। तो ऑर्डर तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया कि h of n denotes the number of the moves need to solve the tower of ni. तो based on this we can represent recurrent relation in the form of the h of n, that is with n disk on the peg 1 and the top n-1 disk are there. तो following are the rules, यही चीज़ हमने देखी कि मैं यहाँ से इससे पहले यहाँ मूव करूँगा और फिर यहाँ से हम यहाँ आ सकेंगे। तो हमें जो पहला रूल मिला वो h की वैल्यू 1 की 1 मिली, और h n पर जब मैं जाऊंगा तो 2h(n-1 + 1) के बिहाफ पे हमें रिकरेंस रिलेशन मिलेगा।
बट द इनिशियल कंडीशन इज H1 इक्वल टू 1 सिंस आ सिंगल डिस्क कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पैक 1 टू पैक 3 इन वन मूव। साइड सी बात है, जब मुझे 1 से 3 पे जाना होगा तो मैं एक ही मूव करूंगा, लेकिन जब मैं ये दोबारा से पैक 2 में लाऊंगा तो 2HN+1 की वैल्यूज जो है हमें यहाँ पर लगेगी। ये कैसे होगा? ओके, तो अब हमें टावर ऑफ हैनॉय के इस रिकरेंस रिलेशन को क्लोज फॉर्म की तरफ लेके जाना है ताकि हम टर्म्स को मालूम कर सकें कि कितने मूवमेंट की हमें ज़रूरत होगी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द डिस्क। तो सबसे पहले हमने H(n) जो वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड की थी मूव के रिस्पेक्ट से, वो 2HN-1+1 की थी, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पर हम जानते हैं कि जब हम रिकर्सिव वे अप्रोच इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो प्रीवियस टर्म नेक्स्ट के लिए ऐड होता जाता है। तो इस वक्त हमारे पास जो n है H है वो n-1 के लिए, तो इस टर्म को अब हम n-2 के लिए रिप्लेस करेंगे। तो 2 चूँकि कोफिशिएंट है वो बाहर रहा, +1 भी सेपरेट हो गया, और इस H-1 की जगह मैंने लिखा 2HN-2+1। ये सेपरेट वैल्यू आ गई, जबकि +1 वहाँ पे मौजूद है। वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, हमने इसको सेपरेट किया तो 2² HN-2 +2 और +1 वैसे ही रहा। फिर अब ये जो HN-2 है ये 3 के लिए रिजर्व्ड हो गया, तो ये 3 की वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर। सिंप्लीफाई किया 2⁻³ HN +2² +2 +1, इस तरह से वैल्यूज़ सो ऑन चलती जा रही है। अब हम इसे nth ऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं। जब मैं nth ऑर्डर की तरफ लेके गया तो 2 की वैल्यूज़ जो स्क्वायर पे थी वो 2n-1 हो गई, H वैसे ही रहा n-2, एंड ये तमाम वैल्यूज़ रिप्लेस हो रही है जो यहाँ पर मौजूद है। तो n-2, n-3 + 2n1, ये जो 2 1 है वो वही वैल्यूज़ है जो इनिशियली आ रही थी। अब इस स्टेप के बाद H, क्योंकि इनिशियल स्टेज के मुताबिक H की वैल्यू 1 के बराबर थी तो वो सिंपली एलिमिनेट हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद वो 1 ही रहे, सेम ही रहेगा, यानी ये वैल्यूज़। इस स्टेप के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ लिखा है 2n-1, ये इसका एक क्लोज्ड फॉर्म आप कह लें, ठीक है। ये कैसे है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस से या सीरीज से, ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला लिखूं तो वो फार्मूला बराबर होता है S(n) is equal to a1 - r⁴n डिवाइड बाय 1 - r। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो r है वो 2 है, कि यहाँ पर 2 लिखा है, और a की वैल्यू 1 है, तो मैं लिखता हूँ 1 2n डिवाइड बाय 1 - 2। सिंप्लीफाई करेंगे 1 को यहाँ से मैं डायरेक्टली हटा सकता हूँ, मल्टीप्लाई होने के बाद सेम वैल्यूज आएगी, तो ये आ गया 1 - 2n डिवाइड बाय -1, ठीक है, क्योंकि 1 - 2 -1 हो गया। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेगी वो बचेगी 2n - 1, ठीक है। ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये आ गया 2n - 1। सेम लॉजिक यहाँ पर हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है यूजिंग द फार्मूला ऑफ द सम ऑफ द टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हमने यहाँ पर फॉलो किया, और उस फॉलो करने के बिहाफ पर हमारे पास जो जर्नलाइज्ड फॉर्म आया वो यहाँ पर 2n - 1 का है। तो दैट इज शोज़ कि अब हमें अगर टावर ऑफ हैनॉय दिया जाए और उसमें नंबर ऑफ डिस्क पता हो हमें, तो हम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द डिस्क बता सकते हैं कि हमें कितने मूवमेंट की ज़रूरत होगी कि हम टावर ऑफ हैनॉय के इस पैक 1 पे तमाम डिस्क जो मौजूद है उसे हम पैक 2 पे सेम सीक्वेंस के साथ प्लेस कर सकें। द लास्ट टर्म ऑन दिस प्रॉब्लम इज दैट देयर वाज अ मेथ क्रिएटेड विद अ पजल मॉन्क इन अ टावर ऑफ हैनॉय आर ट्रांसफरिंग 64 गोल्ड डिस्क from one pack to another following the rules of the puzzle. They move one disk each day. When the puzzle is finished, the world will end. And using the formula for the 64 gold disk of the myth, 2^64 - 1, there's a huge number. ठीक है, and I'm sure कि अगर इस रिस्पेक्ट से हम एक एक दिन एक डिस्क को मूव करें तो इतने नंबर्स ऑफ द डेज हमें रिक्वायर्ड हैं, and that's all about the 500 million here to finish the puzzles problem based on the quantity of the 64 gold disk. So that's all about the Tower of Hanoi problem, जिसमें हमने देखा कि रिकरेंस रिलेशन हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं और उसे हम क्लोज फॉर्म पे ले जाके अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकें। अब हमें अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास 5 डिस्क हैं, ये 2⁵ हो -1 किया जाएगा। 2⁵ अगर हम काउंट करें तो ये 32 होगा, 32 से माइनस किया जाएगा 1 एंड दैट इज इक्वल टू 31। तो 31 टर्न्स की हमें ज़रूरत होगी, मूव की ज़रूरत होगी कि हम पैक 1 पर मौजूद तमाम डिस्क को पैक 2 पे वैसे ही प्लेस कर पाएंगे। ओके, अनदर थिंग काउंटिंग बिट स्ट्रिंग, देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि रिकरेंस रिलेशन हमें फाइंड करना है एंड गिव इनिशियल कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ द बिट्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n विदाउट 2 कंसेक्यूटिव जीरोस। हाउ मेनी सच बिट स्ट्रिंग आर देयर ऑफ लेंथ 5। तो हमें लेंथ 5 की स्ट्रिंग बतानी है रिकरेंस रिलेशन के बिहाफ पर
जो कि nth लेंथ की होगी इनिशियली, विदाउट उसमें कोई ऐसे स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए जो कंसेक्यूटिव 2 zeros के साथ मौजूद हो, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या कहता है, लेट a of n denotes the number of the bits string of length n without 2 consecutive zeros to obtain a recurrence of an, ठीक है। Note that the number of the bits string of length n that don't have 2 consecutive zeros is a numbers of bit string ended with a 0 plus numbers of each bits and starting ending with a a1, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम को। अगर मैं इस प्रॉब्लम को ब्रेक करूं कि हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ एक ऐसी हो सकती है, स्ट्रिंग ऑफ 1 नंबर्स बना रहा हो, ठीक है, स्ट्रिंग 2 बना रहा होगा लेंथ के साथ और स्ट्रिंग 3 बना रहा होगा। तो 0 1 पे हम जानते हैं या तो वो 0 होगा या 1 होगा। अगर मैं 2 में बात करूं तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। इसी तरह 3 पे देखें तो 0 0 0 1 10 11 100 101 110 एंड 111, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव 0 यहाँ मौजूद है, इसे हटा दूंगा। कंसेक्यूटिव 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसी तरह से और कहीं पे भी कंसेक्यूटिव 0 नहीं। तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग 1 और 2 के अंदर वो सीक्वेंस बना लिया। अगर हम इन सीक्वेंस को देखें स्ट्रिंग 1 में तो हमारे पास 0 और 1 है जिसमें कंसेक्यूटिव 0 नहीं आ रहे, और 2 साइज पे देखें तो हमारे पास 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। ये वो स्ट्रिंग पेयर्स हैं हमारे पास या इंडिविजुअल नंबर्स हैं जिसमें कंसेक्यूटिव जीरोस के पेयर नहीं बन रहे। अब हमें 3 नंबर्स पे मौजूद स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए अंडरस्टैंड करना है कि किसी नंबर्स को अगर प्लेस किया जाए फर्स्ट में या सेकंड पे तो वो किस तरह से स्ट्रिंग पेयर बना रहा होगा, और उसमें कंसेक्यूटिव 2 zeros भी नहीं होंगे। ओके, अब अगर हम लेंथ 0 की वैल्यूज़ को देखें 0 1, तो मैं किस तरह से स्ट्रिंग 2 के पेयर्स को यूज़ करके उस कंडीशन को फुलफिल कर सकता हूँ जिसमें 2 कंसेक्यूटिव 0 ना आ रहे हो। फॉर एग्जांपल इस 0 के साथ अगर मैं 0 1 लगाऊँ तो कंसेक्यूटिव 0 आ जाएंगे। क्या मैं इस 0 के साथ 1 0 लिख सकता हूँ? ठीक है, तो मैंने इस 0 के साथ इस 1 0 को राइट कर दिया। मैं कट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इंडिकेशन समझ में, ठीक है। यहाँ पर 1 मौजूद है, अब 1 में से मैं चाहूँ तो 0 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो और साथ ही साथ मैं चाहूँ तो 1 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये 0 1 मौजूद है, मैंने इसे कैंसिल किया और यहाँ पर 0 1 लिख दिया, ठीक है। तो चीज़ें प्लेस्ड हो गई। यहाँ पर भी हमने 1 0 लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर मैंने 1 0 लिखा है और यहाँ पर भी मुझे 1 0 लिखना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है अभी हमें ये बात समझ में आएगी, ठीक है। ये तो हो गए फर्स्ट पेयर के लिए, ठीक है। सेकंड पेयर पे देखें तो 0 1 1 0 एंड 1 1 था, ठीक है। क्या यहाँ पर मैं 1 ऐड करके इसे उस कंडीशन के मुताबिक राइट कर सकता हूँ? यहाँ पर भी 1 ऐड करके कंडीशन के मुताबिक राइट कर सकता हूँ और यहाँ पर भी 1 ऐड करके कंडीशन के मुताबिक राइट कर सकता हूँ। तो लेंथ 3 के मुताबिक कोई कंसेक्यूटिव 0 मौजूद नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो जब मैंने 2 सिंगल पेयर्स में 2 नंबर्स ऐड किए तो लास्ट एलिमेंट्स जो ऐड हो रहे हैं यानी 2 वो था 1 0, और 2 नंबर्स पे जब मैंने एक 1 ऐड किया तो उसकी वैल्यूज है 1। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ 3 को मैं सक्सेसफुली कुछ इस पेयर से अगर बनाऊँ तो लास्ट एलिमेंट्स पर मुझे कांस्टेंट एक वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी और उसके बिहाफ पर मैं सीक्वेंस जनरेट कर सकता हूँ। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ सीक्वेंस मौजूद है जिसका लास्ट नंबर यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक है, और इसी तरह से कुछ सीक्वेंस मौजूद है जिसके 2 टर्म लास्ट के इस तरह से और उससे पहले 0 मौजूद है, तो हम जानते हैं कि इस 0 से पहले हमेशा 1 होना चाहिए और उसके पीछे जो भी नंबर्स हो 3 पेयर्स हो तो हम देख चुके हैं। तो अब हमारे पास जो भी नंबर जनरेट होगा वो राइट ऑर्डर पे होगा, और अगर लास्ट टर्म 1 है तो उससे पहले n-1 जो भी टर्म्स होंगे वो कोई भी हो सकते हैं, तो हम सीक्वेंस राइटली जनरेट कर पाएंगे। और जब मैं 2 के लिए रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ तो n-2 पे जो भी नंबर्स होंगे वो राइट वे पे जनरेट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस n-1 के लिए a और ये a n-2 के लिए। तो बिहाफ ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 जो क्वेश्चन पे अभी मौजूद था उस सीक्वेंस को हम सक्सेसफुली यहाँ पर इस तरह से जनरेट कर रहे हैं कि अगर मुझे लास्ट टर्म का पता हो तो 4 टर्म an-1 की तरफ से हम मालूम कर लेंगे, जबकि 2 टर्म लास्ट का हमें पता हो 0 तो उसके पहले 1 ही होना चाहिए और वो an-2 के बिहाफ पर डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो जनरलाइज्ड इन सिंपल रिकरेंस रिलेशन बनेगा वो बनेगा a ऑफ n इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। ये सिंपल रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा। अब कुछ बुक्स की कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द इनिशियल कंडीशन आर a1 इक्वल टू 2 सिंस बोथ द स्ट्रिंग 0 and 1 डोंट हैव द कंसेक्यूटिव जीरोस। ऐसी बात अगर a1 की वैल्यू 2 है तो 1 और 0 होगा। यही चीज़ें भी हमने यहाँ पर देखी, हमने 1 0 के बिहाफ पर।
और A2 की वैल्यू अगर 3 है, सिंस द बिट 0 1 1 0 एंड 1 1 डोंट हैव द कंसेक्यूटिव जीरोस व्हाइल 0 0 डज, तो ये वैल्यू ली थी हमने 0 1 10 एंड 11। यहाँ पर अगर आप देखें 0 1 ये रहा, 10 और 11 यही कंडीशन हमने ली थी, यही आंसर पे बताया जा रहा है। तो टू ऑब्टेन A5, अगर हमें A5 ऑब्टेन करना है, वी यूज द रिकरेंस रिलेशन 3 टाइम टू फाइंड दैट। तो A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस A1 के, ठीक है। A4 तो 3 2 और A5 करना है तो 4 एंड 3, और उनका यहाँ पर सम आ रहा है इन अ फॉर्म ऑफ दी स्ट्रिंग। और जब आप इस नंबर्स वैल्यूज़ को स्ट्रिंग या फिर 0 1 बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसी कंडीशन को फॉलो करेगा जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा। तो note that A of n satisfy the same recurrence relation as a Fibonacci sequence since A1 equal to F3 and A2 equal to A4. So we conclude that A of n equal to Fn plus 2. So that's all about the string problem of the recurrence relation. Hope you will understand कि recurrence और relation को और recurrence sequence को हम किस तरह से use होता हुआ देख रहे हैं in terms of the different problem. Another example of this session is parenthesis a product. Counting the ways to parenthesize a product. The question says find a recurrence relation for C of n. The number of the ways to parenthesize the product of n plus 1 numbers x0 plus dot x1 dot x2 till to the value of xn to satisfy the order of the multiplication. For example, C3 is equal to 5 because there are the 5 ways to parenthesize these numbers to determine the order of the multiplication. यानी हमें एक रिकरेंस रिलेशन बनाना है पैरेंथेसाइज द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट के लिए जो n+1 पर है, और इनके कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर क्वेश्चंस पे दिए हुए हैं जैसे n0 n1 n2 n3 डिफरेंट सीक्वेंस के साथ। तो हम किस तरह से इसको रिकर्सिव वे पर लिख सकते हैं, रिकर्सिव रिलेशन की बिहाफ पर। सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें नोट करते हैं। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट कितने, फिर हम बताएंगे कि नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ x0, तो x0 को ब्रैकेट में शो करने का एक ही तरीका होता है कि मैं x0 लिखूँ और उसे ब्रैकेट में लिख दूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि C0 इनिशियल वैल्यूज़ की वैल्यू हो गई 1, यानी एक ही दफ़ा हम पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। अगर दो वैल्यूज़ लिखी जाए x0 और x1, तो मैं x0 x1 को एक ही तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तो C1 भी 1 वैल्यूज़ को कंटेन करेगा। अगर मैं 3 वैल्यूज़ लिखूँ x0 x1 और x2, तो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल x0 x1 एंड x2, और एक और दफ़ा मैं लिख लेता हूँ x0 x1 एंड x2। अगर हम ब्रैकेट कुछ इस तरह से दें कि मैं इन दोनों को ब्रैकेट में रखूँ, ठीक है, और इसे सेपरेट ब्रैकेट कंसीडर करूँ, या फिर मैं इन दोनों को ब्रैकेट में रखूँ और x0 को सेपरेट ब्रैकेट लूँ। जब मैंने x0 और x1 लिखा तो ये इनिशियली बराबर हो गया C1 के, ठीक है, डॉट, और ये x2 को अगर मैं देखूँ तो ये इनिशियली भी C0 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही काउंट के साथ, तो मैं इसकी जगह पर C0 लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू भी 1 है, डॉट इसकी वैल्यू भी 1 है, फिर प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के लिए क्योंकि ये ऐड हो रहा है। इसको मैं दोबारा से C0 कह सकता हूँ, डॉट, और इससे मैं दोबारा से C1 कह सकता हूँ क्योंकि दो वैल्यूज़ को कंटेन कर रही है। ये हो गया 1.1 प्लस, तो ये हो गया 1.1 1.1 1 1 प्लस 2, तो C2 की जो वैल्यूज़ बनी वो बन गई 2, ठीक है। ये C2 के लिए हो गया। जिस तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ था C3 कंटेन 5, इस चीज़ को भी हम प्रूव कर लेते हैं। 3 वैल्यूज़ यानी x0 x1 और x2, ये तो 3 के लिए हो गया। अब मुझे 4 के लिए बनना है तो x3 भी यहाँ पर काउंट आ जाएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी यहाँ पर कम है ताकि समझना आसान हो। तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ उतारते हैं इन्हें, x0 x1 x2 x3, x0 x1 x2 x3, x0 x1 x2 x3, ठीक। सबसे पहले ब्रैकेट किस तरह से बन सकती है, 3 वैल्यूज़ को मैं इस तरह से ब्रैकेट बना सकता हूँ फर्स्ट, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को देखूँ तो क्या मैं इस तरह से 2 करके ब्रैकेट बना सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से चाहूँ तो मैं इन तीनों को एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूँ। जब मैंने इस तरह से ब्रैकेट में इनक्लोज किया तो ये फॉलो कर रहा है 3 साइन के उस ब्रैकेट को जो हमारे पास C2 में मौजूद है। ऐसा ही C2 में, ठीक है। तो C2 के मुताबिक क्या मैं इसको C2 कह सकता हूँ इस पार्ट को, तो C2 के लिए डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ 2 डॉट। x3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, C0 को, तो 1 लिख सकता हूँ प्लस साइन। ये 2 वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है, ये 2 वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है, तो ये C1 है, तो 1.1 फिर प्लस साइन। ये 1 वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है 1 डॉट, ये 3 वैल्यूज़ का है तो उसका मतलब है ये 2 है, C2 की वैल्यू 2 है तो मैंने लिख दिया। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 2 2 4 प्लस 5, तो C3 की वैल्यूज़ बन गई 5। दैट्स अ सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप बिहाफ ऑफ दिस देखें
तो हम इस तरह से रिकरेंस वे पर अपने पैरेंथेसाइज कर रहे हैं उन नंबर्स ऑफ द वैल्यूज़ को जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म पे दी जा रही है। तो क्या मैं इन सीक्वेंसेस को इस फॉर्म पे लिख नहीं सकता? सी नॉट इक्वल टू सी एन इक्वल टू सी नॉट एन माइनस वन, सी वन एन माइनस टू, सी एन माइनस टू, सी वन एन सो ऑन। तो इस चीज़ को अगर मैं समीशन से रिप्रेजेंट करूँ तो वैल्यूज ऑफ के स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n माइनस वन, सी ऑफ के मल्टीप्लाई बाय सी एन माइनस के माइनस वन। Note that the initial condition C naught equal to 1 and C1 is also equal to 1. We have seen that कि दोनों की वैल्यूज इनिशियली 1 1 है। तो इस रिकरेंस रिलेशन के फॉर्मूले को प्रोड्यूस करते हुए हम सॉल्व करते हुए आगे नंबर आने वाले प्रोडक्ट्स के पैरेंथेसाइज पेयर्स को बता सकते हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमने देखा एंड द लास्ट थिंग इन दिस 8.1 एल्गोरिथम एंड रिकरेंस रिलेशन, जो कि हम चैप्टर 8 में 8.3 पर जाएंगे तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से एल्गोरिथम रिकरेंस रिलेशन को यूज़ कर रहा होता है टू फाइंड द डायनामिक प्रॉब्लम एज वेल। तो definition says the recurrence relation play an important role in many aspects of the study algorithm and their complexity. Session 8.3 we will show how recurrence relation can be used to analyze the complexity of the divide and conquers algorithm, such that the merge algorithm, merge sort algorithm, which we introduced in 5.4. तो डिवाइड एंड कंकर्स हमने चैप्टर 3 के अंदर algorithm की स्टडी की थी, तो हम इसे दोबारा से रिकॉल करके देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशन को कैसे यूज़ कर रहा है। चैप्टर 3 में ही हमने मर्ज सॉर्ट को भी देखा था, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे होंगे। फॉर द डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम रिकर्सिवली डिवाइड अ प्रॉब्लम इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ द नॉन ओवरलैपिंग सब प्रोग्राम्स अंटिल दे बिकम सिंपल इनफ टू सॉल्व डायरेक्टली। डिवाइड एंड कंकर्स को हम सॉल्व ही सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने के बाद करते हैं ताकि प्रॉब्लम की सोल्यूशन आसान हो और उसके बाद दोबारा से उसे मर्ज किया जाना होता है। तो वी कंक्लूड दिस सेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द अनदर एल्गोरिथम पैराडाइम नोन एज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग which can be used to solve many optimization problem effectively. तो डायनामिक प्रॉब्लम की कुछ कॉन्सेप्ट भी हम देख रहे होंगे कि जिसके ज़रिए से हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक फोकस हमारा ये होगा कि हम इन प्रॉब्लम्स में या एल्गोरिथम्स में रिकरेंस रिलेशन को किस तरह से यूज़ होता हुआ देख रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी 8.1, जिसमें हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या है, और उससे पहले वाले सेशन पर हमने रिकरेंस रिलेशन की कुछ बेसिक्स टाइप्स जानी थी। रॉबर्टसन फैबोनिकी नंबर्स हमने देखा, साथ उसके बाद हमने टावर ऑफ हेनॉय की बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया, और फिर हम क्लोज फॉर्म पर गए, काउंटिंग बिट्स प्रॉब्लम देखे हमने, और फिर कोड इनोमरेशंस के बाद हमने काउंटिंग द वे ऑफ पैरेंथेसाइज अ प्रोडक्ट देखा और उसके रिकरेंस रिलेशन के फॉर्म को देखा। होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करूँ, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।